गुड इवनिंग। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आज की कक्षा में हम लोगों को बात करनी है कूटनीति की मुख्य रूप से, और उससे संबंधित जो कुछ संकल्पनाएं हैं, जैसे कूटनीतिक जो उन्मुक्तियां हैं, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़, उन पर बात करेंगे। और उसी से संबंधित कुछ बातें करेंगे हम लोग, जो विश्व में द्वंद्वात्मक स्थितियां उत्पन्न होती हैं या हुई हैं, डायलेक्टिकल सिचुएशंस, परस्पर विरोधी जिसको कहते हैं, विरोधाभासी जो संकल्पनाएं प्रचलित होती हैं विश्व में, उन पर भी बात करेंगे हम लोग। और उसके बाद या तो आज की कक्षा में या अगली कक्षा में फिर हम लोग बात करेंगे भू राजनीति और उसके अलग अलग आयामों की। पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात की थी शक्ति संतुलन पर, और मुझे विश्वास है कि वो समझ में आया होगा डेफिनेटली। और हमने कई बातें शक्ति संतुलन में कर ली थी। तो शक्ति की संकल्पना, ध्रुवीयता और शक्ति संतुलन, इतनी बातें हमने अब तक कर रखी हैं। अब अगर यह कूटनीति वाली बात समझ में आ जाती है तो एक बुनियादी ढांचा जिसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ रखने वाला, वो एक हमारा विकसित हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। राजनय भी शब्द यूज होता है इसके लिए। आमतौर पर हम इसको कूटनीति ही कहते हैं, और इसकी परिभाषा अगर दी जाए, यह कहा जाएगा कि यह भी एक नीति है एक प्रकार की। जैसे हमारे देश या किसी भी देश की विदेश नीति होती है, उसी तरीके से कूटनीति भी एक नीति है, अर्थात दिशा निर्देश है वह, और उसका अपना उद्देश्य होगा। हर नीति की तो बात यही है कि अगर कोई भी नीति है तो उसके अंदर या उसकी जो विषय वस्तु है, वह विषय वस्तु किस चीज की होगी? वह होगी मार्गदर्शन की। मार्गदर्शन होगा उसमें, और उन मार्गदर्शनों के आधार पर यदि हम कार्य करें तो हम एक उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। तो चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे कूटनीति हो, चाहे कोई भी नीति हो, उसमें कम से कम दो बातें अवश्य होती हैं। एक उसके दिशा निर्देश, और दूसरा कि कैसे हम उन दिशा निर्देशों का प्रयोग करके कैसे हम किसी उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे। तो उसी तरीके से कूटनीति का अगर हम उद्देश्य देखना चाहें तो वह उद्देश्य यह है कि जो हमारी विदेश नीति है या किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति है, उसको किस तरीके से लागू किया जाए। क्या ऐसा किया जाए जो विदेश नीति के माध्यम से हम अपने राष्ट्र के सुरक्षा संबंधी हित हो या कोई भी हित हो, उन हितों को साध सकें, उन हितों को पूरा कर सकें। तो ऐसी क्या बात की जानी चाहिए, ऐसी कौन सी पहल की जानी चाहिए, ऐसे कौन से प्रयास होने चाहिए जिसके माध्यम से हम विदेश नीति को लागू कर सकें। तो कहा यह जाएगा कि कूटनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जो विदेश नीति को या किसी राष्ट्र की विदेश नीति को प्रभावी बनाती है या उसको इम्प्लीमेंट करती है। यह एक महत्वपूर्ण तरीके से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। दूसरी बात यह कही जाती है कि आखिर कूटनीति का उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य क्या है। तो हम लोग पिछली कक्षाओं में भी बात कर रहे थे, अगर याद है तो, कि वैश्विक राज्य प्रणाली में जो सबसे बड़ी चुनौती है वह सुरक्षा संबंधी है, और प्रत्येक राज्य के सामने ऐसी चुनौती है। तो यदि सभी राज्य सुरक्षित हो जाएं तो स्थिति क्या बनेगी? विश्व शांति की। तो कहा जाएगा कि कूटनीति विश्व शांति लाने वाली एक प्रक्रिया है, या उस विश्व शांति की जो संकल्पना है या जो सुनिश्चित करने वाला जो कारक होगा, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है अपना। तो इन दो तरीकों से हम कूटनीति को परिभाषित कर सकते हैं। तो उसको पहले लिख लें हम लोग परिभाषा के तौर पर कि किसी राष्ट्र की विदेश नीति को कार्यान्वित करने वाली प्रक्रिया है, या
दूसरा तरीका क्या हो सकता है? विश्व समुदाय में शांति स्थापना की या शांति विश्व समुदाय में शांति स्थापना में योगदान देने वाली प्रक्रिया है। इन दो तरीके से हम कूटनीति को परिभाषित कर सकते हैं। एक तरफ विदेश नीति को कार्यान्वित करना और दूसरा विश्व समुदाय में शांति स्थापित करना। तो कार्यान्वित करने के लिए भी कुछ दिशा निर्देश होंगे और शांति स्थापना करने में भी कुछ दिशा निर्देश होंगे। यदि हम इसका इतिहास देखें तो हम लोग जानते हैं कि आधुनिक राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वह मानी गई है वेस्टफेलिया की संधि से। वेस्टफेलिया की संधि हुई थी 1648 में और उसके पहले जो स्थिति थी वह यह थी कि उस अवधि को हम लोग कहते हैं 80 ईयर्स वॉर या 30 ईयर्स वॉर, 30 वर्षीय युद्ध या 80 वर्षीय युद्ध जो पश्चिमी यूरोप में स्पेन वगैरह राष्ट्रों में हो रहा था। कारण उसका यह था कि कोई एक ऑर्गेनाइज्ड संगठित स्वरूप राज्य का नहीं होता था। तो जो शासक होता था उसकी स्वेच्छाचारिता थी। आज मूड यह किया कि हम दूसरे राज्य पर कब्जा कर लें तो आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया। कोई ऐसा संगठित स्वरूप नहीं था, नियम नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नियमबद्ध कार्य नहीं होते थे। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में हमने कुछ सिद्धांत बनाए और उन सिद्धांतों के आधार पर हमने यह माना कि आज के बाद से जो राज्य होगा उसका स्वरूप संगठित होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो वेस्टफेलिया की संधि है वह आधुनिक राज्य की उत्पत्ति वहीं से मानी गई है, या राष्ट्र की उत्पत्ति, नेशन या नेशन स्टेट जिसको हम कहते हैं, उसकी उत्पत्ति वहीं से मानी गई है। तो जब संगठित हो गया राज्य और जब नियमबद्ध कार्य होने लग गए तो जैसे अभी हमने लिखा कि विश्व समुदाय में शांति स्थापना में योगदान दे रही है, तो आपस में जब राज्य वार्ता कर रहे थे तो उन सबों का उद्देश्य क्या था कि उनकी विदेश नीतियां क्रियान्वित हों, उनके अपने हित सधे और विश्व में शांति स्थापित होती रहे। तो कहा जाएगा कि कूटनीति की जो संकल्पना है वह संकल्पना सही मायने में वेस्टफेलिया की संधि 1648 से उभरती है। इट ओरिजिनेट्स और इट इज बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648। इसके बाद एडमंड बर्क एक विचारक हैं जिन्होंने इसका प्रयोग किया, अंग्रेजी भाषा में इसको यूज किया, इसकी व्याख्या की और 1796 में इसकी व्याख्या की। लेकिन वास्तविक रूप में इसका जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रसार हुआ वह हुआ वर्साई की संधि जब 1918-19 में हुई, वहां से। वर्साई की संधि शांति संधि है और विश्व युद्ध के बाद की संधि है। तो वहां पर हमने यह लिखा कि कूटनीति विश्व शांति स्थापित कराने वाला एक उपकरण सिद्ध हो सकता है। तो तीन पड़ाव हमें कूटनीति के उत्पत्ति और विकास में दिखाई देते हैं। पहला है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648, दूसरा है एडमंड बर्क ने इसका यूज किया अंग्रेजी भाषा में 1796 में, और 1918 में वर्साई की संधि में इसे स्वीकार किया गया एक उपकरण के तौर पर कि इस उपकरण का प्रयोग करेंगे हम तो विश्व शांति स्थापित हो जाएगी। तो इन बातों को पहले लिख लें हम लोग, आगे बढ़कर इसमें इसी के आगे पैराग्राफ बन जाएगा कि कूटनीति की संकल्पना की उत्पत्ति, कूटनीति की संकल्पना की उत्पत्ति
1648 की वेस्टफेलिया की संधि से मानी गई है। कूटनीति की संकल्पना की उत्पत्ति 1648 की वेस्टफेलिया की संधि से मानी गई है, लेकिन 1796 में इसका प्रयोग अंग्रेजी में इसका प्रयोग एडमंड बर्क द्वारा किया गया था। एडमंड बर्क द्वारा किया गया था। फिर से पैरा चेंज करेंगे कि इस संकल्पना का वास्तविक प्रयोग 1918 में हुई वर्साई की संधि इस संकल्पना का वास्तविक प्रयोग वर्साई की संधि में से आरंभ हुआ जब इसे विश्व शांति लाने वाले एक उपकरण के रूप में इसे मान्यता दी गई। यह इसकी उत्पत्ति है। कैसे इसका उत्पत्ति उसकी हुई और कैसे विकास हुआ। अब कूटनीति के तहत होने वाले या कूटनीति की विषय वस्तु कह सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि राष्ट्र के हितों के अनुरूप लक्ष्य निर्धारण। दूसरा है राष्ट्र द्वारा अपनी वास्तविक और संभावित क्षमताओं का आकलन, उद्देश्य की प्राप्ति के संदर्भ में। इसके बाद तीसरा है अन्य राष्ट्रों की वास्तविक और संभावित क्षमताओं का ये क्यों? अपने राष्ट्र हितों के प्रभावित होने की के संदर्भ में कि दूसरे राष्ट्र की जो नीति है या उसकी जो क्षमता है वास्तविक और क्या उसकी भविष्य में हो सकती है क्षमता,
उसका आकलन कर लेना है, ताकि हमें यह पता चले कि उसकी वास्तविक क्षमता या संभावित क्षमता से हमारे अपने राष्ट्रहित कैसे प्रभावित हो रहे हैं, नकारात्मक। इस आधार पर हम कूटनीति को समझ सकते हैं कि कूटनीति की विषय वस्तु यह है।